आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्लस टू क्लास थर्ड लेसन यानी तीसरी कविता है। प्लस टू क्लास के सिलेबस में काव्यखंड और गद्यखंड दोनों चल रहे हैं हमारे। तो काव्यखंड के अंदर हम पहली दो कविताएं विद जीवन परिचय यानी कवि की जीवन परिचय कविता और कविता से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड लेसन जो आपका पोइम का है यानी कविता का है, इसके कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं और इस थर्ड लेसन के अंदर आपकी दो कविताएं हैं। एक कविता है जैसा कि आप देख पा रहे हो कविता के बहाने, ये पहली कविता है थर्ड लेसन के अंदर। और जो सेकंड जो कविता है कुंवर नारायण द्वारा रचित इसी यानी थर्ड लेसन थर्ड पोइम के अंदर ही आपकी दो कविताएं हैं। एक तो है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। तो ये पहली कविता है। तो इस कविता में कवि ने कविता के बहाने शीर्षक से अपनी बात बतानी चाहिए कि किस प्रकार से आज के भौतिकवाद युग के अंदर कविता का अस्तित्व कैसे हमें लगता है कि समाप्त होता जा रहा है, लेकिन कवि को आशा है कि कविता का अस्तित्व वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो कवि ने अपनी जो बात है वो 3 पद्यांशों के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। पहले पद्यांश में कविता ने अपनी कविता की तुलना एक चिड़िया के माध्यम से की है। तो कवि ने अपनी जो बात है एक चिड़िया के माध्यम से शुरू करते हुए फूलों के स्पर्श से होती हुई और ये एक बालक के जीवन से यानी बच्चे पर आकर के समाप्त हो जाती हैं। इन 3 पद्यांशों के माध्यम से कवि ने हमें आश्वस्त किया है जो कविता का अस्तित्व है वो शाश्वत है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। किस तरीके से कवि ने तीनों पद्यांशों के माध्यम से हमें बताना चाहा है कि एक कविता है वो लंबे समय तक मनुष्य के जीवन में रहती है और कभी नहीं समाप्त होती। इसका अस्तित्व है, इसका भाव है वो चिरकाल तक हमारे जीवन में रहता है। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित है और इसलिए उनकी एक छोटी सी कविता है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है इन दिनों, ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई कविता है कविता के बहाने। तो आपके सामने 3 पद्यांश आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बिल्कुल छोटी सी कविता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्यांश। पहला पद्यांश है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्लस टू क्लास के सिलेबस में जो आपका पोइट्री सेक्शन है काव्य खंड है जो पद्यांश आधारित आपका पार्ट है भाग है, उसमें आपके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है प्लस टू का बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर पेपर में ये 6 नंबर का काम है आपके। इसी तरीके का जैसे एक स्टेंजा कह सकते हो इसको इंग्लिश में समझने के लिए, पद्यांश कह सकते हो, काव्यांश कह सकते हो, काव्यखंड कह सकते हो या कविता की कुछ लाइनें कह सकते हो। इसमें आपके सामने पेपर में इस तरीके का कोई एक आपके सामने पद्यांश आ सकता है, इस तरीके का आ सकता है या इस तरीके से कोई भी पद्यांश पेपर में आएगा। और पेपर में आपके 2 आएंगे, एक किसी कविता का आ सकता है, दूसरा किसी कविता का आ सकता है, अथवा में जिसको बोलते हो। तो 2 में से आपको एक करना है और टोटल 6 नंबर का आएगा। इसमें कवि का प्रश्न एग्जामिनर का प्रश्न आपके सामने कैसे रहेगा, वो रहेगा प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए। तो हमने कविता की एक लाइन पढ़ी है, इसमें हम इसका पहले प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न का मतलब है ये जो आपको काव्यांश दिखाई दे रहा है या पेपर में जो आपको मिलेगा वो किस कवि ने लिखा है, उसकी कविता का नाम क्या है और इसका आधार क्या है, यानी किस बात को आधार बना करके उन्होंने हमारे सामने कविता रखी है, कविता की रचना हुई है, यानी इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, कवि हमें बताना क्या चाहता है। तो ये सारी बातें प्रसंग पे लिखनी होती हैं। तो प्रसंग आप कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ, क्योंकि 6 नंबर का टोटल आपके काम आता है। इसमें 3 चीज़ें आपको करनी है, हर चीज़ का अलग अलग मार्क्स निर्धारित होते हैं तभी जाके 6 बनते हैं। इसमें एक आपको प्रसंग लिखना होता है, फिर सरलार्थ या व्याख्या, ये कविता को सरल करके आपको लिखना होता है। और तीसरा आपका रहता है विशेष, यानी कवि इसमें भाव शैली क्या है, भाषा शैली क्या है, काव्य सौंदर्य इसमें क्या रहेगा, अलंकार, भाषा शैली, वो सारी चीज़ें आपको इसमें विशेष के अंदर लिखनी होती हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जो 6 नंबर का काम है वो 2 + 2 + 2 यानी इस तरीके का रहता है। तो हर एक पार्ट के अलग नंबर आपको मिलते हैं। तो प्रसंग बिल्कुल ईजी सा आपका टॉपिक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, ये आपकी पुस्तक का नाम है, आरोह भाग 2 के काव्यखंड कविता के बहाने नामक कविता से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां या पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड या काव्य आधारित भाग में
कविता के बहाने नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कविता के भाव बताने की कृपा की है, चेष्टा की है, या भाव बताने चाहे हैं कि कविता एक उड़ान है कविता के बहाने। अब कवि कहना चाहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि जिस तरीके से चिड़िया आकाश में उड़ती है वैसे ही जो कविता का जो भाव है वो एक चिड़िया के समान है। लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसमें कवि हमें स्पष्ट करना चाहता है कि कविता की जो उड़ान है, कविता की जो उड़ान है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए कवि ने कहा है कि कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने, यानी चिड़िया को इस बात का अंदाज़ा नहीं है, इस बात का अनुमान ही नहीं है कि जो कविता की उड़ान है वो कितनी लंबी चौड़ी है, कितना इसका व्यापक क्षेत्र है, कितना इसका विस्तृत क्षेत्र है, इस बात का जो अनुमान है वो चिड़िया नहीं लगा सकती। बाहर भीतर, यानी इसमें कवि कहने का भाव है कि जो कविता का उड़ान का मतलब यहाँ कविता के भाव से लिया गया है, कि कविता का जो संदेश है, भाव है, वो क्या है। कविता का जो भाव है वो बाहर भीतर, बाहर भीतर का मतलब है, एक भीतर का मतलब हमारे घर के अंदर यानी परिवार के सदस्यों के बीच में, उसके संबंधों के बीच में, उसके रिलेशंस के बीच में। और जो बाहर का मतलब है बाहरी वातावरण, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, जो घर से बाहर का दुर्दृश्य है उसका जिक्र किया गया है। यानी जो कविता की जो उड़ान है वो घर के बाहर और भीतर सब जगह फैली हुई है, जबकि जो चिड़िया की उड़ान है वो उनका एक निश्चित सीमा है, आकाश की उसकी सीमा है, वहाँ तक वो उड़ान भर सकती है। लेकिन कविता की जो उड़ान है वो उसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इस घर उस घर, यहाँ इसका मतलब है कविता की उड़ान इस घर मतलब यहाँ भी है, उस घर का मतलब वहाँ भी है, यानी हर जगह कविता के जो भाव है वो दिखाई देते हैं। इसका मतलब इस घर उस घर का मतलब है यहाँ कविता के भावों से लिया गया, यानी सुख दुख सब प्रकार के जो भाव है कविता के अंदर आते हैं, और सब प्रकार के भावों को कविता के माध्यम से हमें वो संदेश देती है। कविता का जो भाव है वो हमें पता लगता है, यानी हर एक जगह तक कविता के भावों की पहुँच है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यहाँ कवि ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक प्रकार से कह सकता है कि जो कविता के पंख लगा उड़ने के माने, यानी जिस तरह चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है वैसे ही जो कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने, यानी कविता के जो भावों का जो सीमा है, भावों का जो दायरा है वो काफ़ी विस्तृत है, और वो चिड़िया इस बात का अनुमान नहीं लगा सकती कि उसके भाव कितने ज़्यादा विस्तृत हैं, कितने ज़्यादा फैले हुए हैं, कहाँ तक इसकी सीमा है। कवि का कहने का भाव है कि कविता की जो उड़ान है, कविता का जो भाव है वो विस्तृत है, शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है जिसका भाव है वो लंबे समय तक स्थायी रूप से चिरकाल तक हमारे जीवन में रहे, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त ना हो, बल्कि टाइम के बाद यानी समय के अनुसार वो अस्तित्व है, उसकी पहचान है, उसका दायित्व है, वो बढ़ता ही जाए, वो कविता का भाव होता है। इस बात का अनुमान जो चिड़िया नहीं लगा सकती, क्योंकि उसके उड़ने का एक क्षेत्र है वो सीमित है, उसकी जीवन लीला है वो बहुत ही छोटी होती है, सीमित होती है। लेकिन जो चिड़िया कविता की जो भावनाएं हैं, कविता का जो संदेश है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कविता के भाव है वो हमें जागृत करते रहते हैं, या हम उसके भावों को महसूस कर सकते हैं। अब आगे देखिए, पहली बात कविता के माध्यम चिड़िया से इसकी तुलना की है किस तरीके से। अब आगे कवि कहता है कविता एक खिलौना है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि जिस तरीके से जो कवि ने कहा है कि कविता एक खिलना है फूल के बहाने, जिस तरीके से फूल खिलते हैं, सुगंध बिखेरते हैं, उसकी जो महक है उसके चारों ओर के वातावरण में फैल जाती है, उसी तरीके से कविता भी खिलती है। खिलती का मतलब है उसके जो भाव हैं, संदेश है, वो हमें एक अच्छी सीख देते हैं, उसकी सुगंध भी हमें एक तरह से आत्मीयता देती है, हमारे जीवन में नए संचार करती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, और कवि ने फिर से कल्पना की है, फिर से हमें बताया है कि कविता का जो खिलना है वो फूल से कहीं ज़्यादा उसका जो भाव है, क्योंकि यहाँ कवि ने प्रश्न चिन्ह फूल पे इसीलिए लगाया है क्योंकि इसका कवि ने हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जो फूल खिलता है हमें सुगंध भी महसूस होती है, उसकी गंध भी महसूस होती है, लेकिन जो फूल की सुगंध है उसका एक दायरा सीमित है। वो हमारे घर के चार दीवारी के अंदर या जिस कल्चर में, जिस परिवेश के अंदर फूल खिले हुए हैं वहीं तक उसकी खुशबू रह जाती है, और थोड़े समय बाद यानी 1 दिन या 2 दिन के बाद फूल झड़ जाता है, मुरझा जाता है, और उसकी खुशबू वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन जो कविता की खुशबू है, कविता का संदेश है, वो कभी नहीं मुरझाता, बल्कि जो चिरकाल तक, लंबे समय तक उसकी खुशबू है, उसका संदेश है, वो हमारे जीवन में रहता है। बाहर भीतर,
बाहर भीतर का मतलब यहाँ कविता के भावों से लिया गया है, यानी कविता की सुगंध है वो आंतरिक रूप से अंतर आत्मा तक हमें झकझोर देती है, हमें सुख और दुख दोनों पलों का एहसास कराती है। इस घर उस घर, यानी हमारे घर के अंदर भी और बाहर भी कविता का जो सुगंध है, कविता के जो भाव है वो हमें महसूस होते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, इसमें कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है महकने का मतलब होता है खुशबू बिखेरने से, सुगंध फैलाने से। अब तो हमने इसका जिक्र किया है कि किस तरीके से फूल हैं वो एक टाइम के बाद मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं, उनकी खुशबू है वो कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके समाप्त भी हो जाती है, और जब वो फूल सूख जाते हैं तो हमें वो अच्छे भी नहीं लगते, ठीक है। लेकिन कविता के साथ ऐसा कुछ नहीं है, कविता बिना मुरझाए यानी वो लंबे समय तक मुरझाती नहीं है। मुरझाने का मतलब उसका अस्तित्व वैसा का वैसा रहता है, यानी जैसी आज है कविता वैसे ही कल है, लेकिन जो टाइम बीत जाएगा उसके बाद भी कविता का जो अस्तित्व है, कविता के जो भाव हैं वो और ज़्यादा महक उसमें से आती है, और ज़्यादा लंबे समय तक वो महकती रहती है। इसी तरीके से कवि ने कहा है कि जो फूल हैं वो कविता के महकने के संबंध को, उसके भाव को वो नहीं समझ सकते, यानी कविता एक शाश्वत चीज़ है, लंबे समय तक हमारे जीवन में जीवित रहती है, लेकिन फूल है वो थोड़े समय बाद मुरझा जाते हैं, यानी फूलों की ज़िंदगी है वो सीमित है, और जो कविता की जीवन है, कविता का जीवन है, कविता का संदेश है वो शाश्वत है, चिरकाल तक वो हमारे जीवन में रहता है। आगे देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि ने फिर कहा है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। किस तरीके से बच्चे जो खेलते हैं और कविता, कवि ने दोनों, देखो दोनों क्रीड़ाएं करते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, क्रीड़ा का मतलब खेल कूद से लिया गया है, और कवि भी अपने शब्दों के माध्यम से हमें क्रीड़ा स्थल की ओर लेके जाता है, यानी वो भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे शब्दों के ताने बाने बुन देता है जो हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए कवि कहता है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर। जिस तरीके से बच्चे घर के बाहर भी खेलते हैं और घर के भीतर भी खेलते हैं, तो बच्चे जब खेलते समय अपनी जो भावनाएं प्रकट करते हैं तो उनके मन में, बाहर भीतर का मतलब यहाँ देखो किसी चीज़ से नहीं लिया गया है कि बच्चे भगवान की देन होती हैं, भगवान की कृपा होती है, और एक प्रकार से साक्षात भगवान का रूप ही मानते हैं बच्चों को। तो बच्चों के मन में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता कि वो कहाँ खेल रहे हैं, किस घर में खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं। उसे अपने पराये से, किसी भी प्रकार के लोभ मोह माया, अपने पराये वेर भाव से कोई मतलब नहीं होता। तो वैसे ही कविता होती है, तो कविता भी अपने पराये के भाव से परे होती है, दूर होती है। उसको नहीं पता कौन उसकी कविता को पढ़ रहा है, कौन उसकी कविता के भावों से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से बच्चों का जीवन भी होता है, यानी कवि ने बच्चों को और कविता को एक जैसा बताया है, दोनों का जीवन एक जैसा है। दोनों ही घर के बाहर और भीतर रह करके अपने भावों से दूसरों को आनंदित करते हैं, उसको सुखद एहसास कराते हैं, और उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यह घर वह घर, यानी बच्चे भी कभी इस घर में कभी उस घर में खेलते रहते हैं। वैसे ही कविता अपनी जो भावनाएं हैं कभी इस घर में कभी उस घर में अपने जो शब्दों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से संदेश है वो देती रहती है। सब घर एक कर देने के माचे बच्चे ही जाने, यहाँ कवि ने अपनी जो भाव है बिल्कुल बदल दिए हैं। इसमें क्या कहता है, क्या जाने, प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पे एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया है कि इनकी ज़िंदगी और कविता की ज़िंदगी बिल्कुल अलग अलग है, बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन यहाँ पे दोनों की जीवन ज़िंदगी में समानता प्रकट की है। और कवि ने कहा है कि जो बच्चा है वो बिल्कुल कविता के जैसा उसका भाव होता है। जिस प्रकार बच्चा बिना किसी वेर भाव के, बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ खेलते हैं, अपना संदेश देते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं होती अपने पराये की, किसी प्रकार का उनमें द्वेष की भावना नहीं होती। उसी प्रकार कविता सब घर एक कर देने के माने, कविता भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी प्रिय वस्तु है हमारे लिए, ऐसी भावनाएं हैं, ऐसा संदेश है हम सब के लिए कि उसके लिए भी सब घर, यानी इस दुनिया में सभी व्यक्ति, सभी घर, सभी प्रकार का कल्चर, सभी प्रकार का वातावरण, सभी स्थानों के लिए कविता का महत्व एक जैसा है। उसके मन में किसी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी वेर भाव नहीं होता, कोई भी अलग थलग का भाव नहीं होता, वो सबको एक समान भाव से अपना मैसेज देती हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, कि जिस प्रकार बच्चा सबके लिए समान होता है, सबको एक जैसे भावों से देखता है, वैसे ही कविता होती है। कविता की भाव भी सब लोगों को प्रेम पूर्वक, प्रेम के संदेश में, प्रेम के भाव में बांधते हैं और अपना संदेश है वो सबको तक एक जैसे, एक भाव से पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से कवि ने स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि जो कविता के भाव हैं वो शाश्वत हैं। कविता कभी समाप्त न होने वाली वस्तु है, बल्कि वस्तु न ही कहीं तो अच्छा है, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारे जीवन में एक ऐसी संचार, ऐसा भावों का संचार करती है, ऐसी
जीवन शैली हमारी बनाती है कि जिससे मनुष्य न चाह कर भी किसी दूसरी वस्तु से प्रेम करता है या अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। तो कवि की रचना काफ़ी अनोखी है, अद्वितीय है, हम सब के लिए एक मैसेज संदेश देने वाली है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि कविता का जो भाव है वो बिल्कुल शाश्वत है और कभी बिल्कुल भविष्य में समाप्त नहीं होगी। उसके जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा। तो ये आपकी कविता थी, कविता के बहाने, कुंवर नारायण द्वारा रचित छोटी सी कविता है। इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है और 3 छोटे छोटे पद्यांश है। इसमें बिल्कुल इसकी भाषा शैली है, विशेष की बात करें तो बिल्कुल सरल इसमें आपको भाषा शैली है। तो इसमें आप लिख सकते हो कवि ने सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है। इसके शब्दार्थ भी बिल्कुल ऐसा कोई समझने वाली बात नहीं है जो आपको ना आते हो, बिल्कुल सरल भाषा में इसके शब्दार्थ इसमें दिए गए हैं। जहाँ पे आपको पर्सन चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वो आप पर्सन अलंकार कह सकते हो। एक इसमें देखो यहाँ पे थोड़ी सी अलंकारों की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। अनुप्रास अलंकार आपको पता ही है, लगभग हर कविता में हर लाइन में आपको मिल जाता है। जहाँ एक जैसे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। एक इसमें यहाँ एक देखो, इसमें आपको हेल्प बुक आप जब चेक करोगे तो आपको इसमें एक काकू वक्रोक्ति नाम मिलेगा। तो काकू वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्रोक्ति शब्द का मतलब होता है प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ देना, और काकू शब्द का मतलब होता है, ये नाम आपको मिलेगा, काकू वक्रोक्ति। तो काकू का मतलब होता है ध्वनि विकार से। जब हम वाचन शैली की बात करते हैं या जब हम अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं तो हमारी ध्वनि में जो विकार बदलाव आता है, लहजे में, कहने के भाव में, सेंस में जो चेंज आता है उसको यहाँ पे काकू नाम दिया गया। वक्रोक्ति का मतलब कथन, यानी कहने की शैली में परिवर्तन आ जाना, हाव भाव में परिवर्तन आ जाना। यहाँ देखो इस तरह की लाइनों में, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ पे कवि ने अपनी जो ध्वनि विकार है, ध्वनि में कहने के सेंस में थोड़ा लहजा चेंज किया, यानी यहाँ पे थोड़ा सा विश्व में हैरानी करने वाली बात है कवि के लिए, हम सब के लिए संदेश दिया है भी जो कविता की उड़ान है या कविता का जो खिलना है भला चिड़िया या फूल क्या जाने। यहाँ पे सब घर एक कर देने के माने यहाँ सरल भाषा में कवि ने प्रयोग किया है। तो यहाँ ध्वनि विकार हुआ है, कवि ने कहने के भाव से भिन्न अर्थ यहाँ पे दिया है। कहना क्या जाता है, कविता का खिलना फूल क्या जाने, ठीक है। तो यहाँ पे कवि ने हमें स्पष्ट रूप से एक प्रकार से सोचने के लिए मजबूर किया है कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है, यानी यहाँ पे जो कवि कहना चाहता है उससे भिन्न अर्थ इसका लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ जहाँ पर्सन लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, वहाँ पर्सन अलंकार कर सकते हो आप बिल्कुल सरल भाषा में। और इसका आपको भाव पता ही है, कवि ने हमें कविता के माध्यम से कविता और इनके चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से इसकी किस प्रकार से कल्पना की है। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से विशेष में हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी छोटी सी कविता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका दूसरी कविता बात सीधी थी पर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।